हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपना बायोलॉजी का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। अब आपने कहानियां तो सुनी होंगी कि जो इंसान थे वो बंदर थे और बंदर से वो इंसान बने। फिर कोई कहता नहीं नहीं बंदर नहीं थे, वो एप्स थे। अब कोई कहेगा नहीं वो एप्स नहीं, वो चिंपैंजी थे। फिर कोई कहेगा वो चिंपैंजी नहीं, गोरिल्ला थे। तो हमारे पूर्वज कौन थे, किस तरीके से उनका इवोल्यूशन आया, और जो आज के जो हम मनुष्य हैं वो जो है कैसे वह विकसित हुए। उसी तरीके से कोई कहेगा कि जो है पहले डायनासोर्स हुआ करते थे, फिर डायनासोर्स में से आप बोलोगे छिपकली जो एक के जो पूर्वज थे वो डायनासोर थे। तो या फिर पहले आपको ये भी सुना होगा कि पहले अंडा आया था या मुर्गी आई थी। और आपने ये भी सुना होगा कि पहले जो जीवन था वो पानी में था, फिर पानी से वो ज़मीन में आया। तो इवोल्यूशन हमारा इतिहास बताता है कि पेड़ पौधे हुए, मानव हुए, धरती पे जो जीवन है वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और किस तरीके से जो प्राणी हैं उन्होंने अपने आप को बदला और किस तरीके से वो विकसित होते चले गए समय के साथ, ज़रूरतों के साथ और वातावरण के चैलेंजेस के साथ साथ। अब आगे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे डिटेल में और जानेंगे कि थ्योरी जो इवोल्यूशन को लेकर थ्योरी है वो किस किस ने थ्योरी दी है, क्या क्या जो है थ्योरी दी हुई है, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जिक्र होता है कार्ल्स लीनियस का। कार्ल्स लीनियस 1707 से 1778 के बीच में रहे। ये इनका जीवन का जो काल है वो 1707 से 1778 यानी 71 वर्ष की आयु इन्होंने जो है अपने जीवन में की। His contribution to classification of organism provided an evolutionary relationship among the organisms. उनका जो योगदान है जीवन के वर्गीकरण में और जीवों के बीच विकासमत संबंध प्रदान करता है। तो यानी उन्होंने जो जीव हैं उनको वर्गीकृत करने में और वह जीव किस तरीके से विकास हुआ, उनमें किस तरीके की जो विकास की जो चरण है वो किस तरीके से रहे, उनको बताता है। He was also supported that no species is new, each and every species originate from pre-existing species. उन्होंने इस बात का समर्थन करा कि कोई भी प्रजाति नई नहीं है, यानी कोई प्रजाति नई नहीं है, ये अपनी किसी पूर्वज या पूर्व प्रति प्रजाति से उत्पन्न हुई है। यानी कहते हैं कि मानव नया नहीं है, मानव जो है मानव की कोई पूर्वज प्रजाति रही होगी, फिर उसकी भी कोई पूर्वज प्रजाति रही होगी, उसकी भी कोई पूर्वज प्रजाति रही होगी। इस तरीके से इसमें जो है विकास हुआ है। इस बात के या इस कथन के साथ वह जो है अपना समर्थन रखते थे। He wrote species plantrum and proposed binomial system of nomenclature. तो उन्होंने स्पीसीज प्लांटरम लिखा और द्विनाम पद्धति का प्रस्ताव किया गया, यानी बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का जो है प्रस्ताव दिया। अब एक जो काफी विख्यात है उनका नाम आता है जीन बैप्टिस्ट लामार्क। लामार्क का आपने सुना भी होगा, बीम लेस्पिथ लामार्क जो है इनका भी काफी नाम रहा है इवोल्यूशन की थ्योरी में। तो ये क्या क्या इन्होंने बात कही है उसको हम देखते हैं। जीन बैप्टिस्ट लामार्क 1744 से 1829 तक के बीच में इनका जो है जीवन काल रहा। He tried to explain the evolutionary process in his book Philosophic Zoologique. उन्होंने अपनी पुस्तक फिलोसॉफिक जूलॉजिक में विकासशील जो प्रक्रिया का व्याख्या करने की कोशिश की। The theory he proposed is known as theory of inheritance of acquired characters. तो उनके द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत को अर्जित विशेषताओं की वंशानुगत का सिद्धांत कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, यूज द डिस्कस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यूज एंड डिस्कस ऑफ ऑर्गन लीड टू एक्वायर चेंज इन दिस फीचर्स ऑफ दैट ऑर्गन। तो इस सिद्धांत के अनुसार एक अंग का उपयोग और उपयोग से उस अंग की विशेषताओं में परिवर्तन होता है। दिस चेंजेस आर इनहेरिटेड टू ऑफस्प्रिंग, और ये परिवर्तन संतानों को विरासत में मिलता है। यानी एक अंग है, उसको किसी प्रकार से जो है उपयोग में लिया जा रहा है, अगर उसका उपयोग बदलता है तो उस अंग में भी बदलाव होगा और यह एक संतान से दूसरी संतान में परिवर्तित होता रहेगा। कहा जाता है जो जिराफ थे उनकी गर्दन लंबी नहीं थी, तो पेड़ पौधों की जो नीचे थी घास कम होने लगी और वह जो घास है ऊपर से उनको पेड़ पत्तियों को खाने लगे, तो
उन्होंने अपनी जो गर्दन है उस पर स्ट्रेस डाला, तो जैसे धीरे धीरे समय के साथ उनकी गर्दन बड़ी होती गई। ये एवोल्यूशन के पीछे की एक कहानी है, बहुत सारी कहानियों में से एक कहानी। एक अंग का उपयोग और उस अंग की विशेषताओं में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन संतानों को विरासत में मिलता है। द फेवरेबल चेंजेस आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट इन इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। लंबे समय के बाद अनुकूल परिवर्तन नई प्रजातियों के विकास का परिणामित होते हैं। तो जो क्या होता है कि लंबे समय के बाद अगर ये जो है परिवर्तन जो है, अब क्या होगा अगर ये लंबे समय तक चलता जा रहा है, तो जो नई प्रजाति है उनमें ये जो है विकास का जो परिणात्मक होते दिखाई देता है। तो बात करी जाए चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी में क्या कहा, द थ्योरी प्रपोज्ड बाय हिम इज नोन एज थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। तो चार्ल्स डार्विन ने उनके द्वारा जो प्रस्तावित सिद्धांत को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहा जाता है। He explained the evolutionary principle in his book, और उन्होंने यह पुस्तक जातियों की उत्पत्ति और विकासित सिद्धांत की व्याख्या की। डार्विन एक्सप्लेन, अब डार्विन ने क्या एक्सप्लेन किया, that despite of having the numerous potential of fertility, the population of organisms remains within a limit. डार्विन ने समझाया कि बहुतायत गर्भधारण की क्षमता होने के बावजूद जीवों की जो जनसंख्या है एक सीमा के भीतर रहती है। It is due to struggle between member of same species and different species for food. और यह खाद्य स्थान और साथी के लिए एक ही परिजाति और विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों के बीच संघर्ष करते हैं। स्ट्रगल एलिमिनेट्स दैट अनफिट इंडिविजुअल। तो अब क्या था, डार्विन ने कहा था कि जो फिट है, यानी जो उस कंडीशन में रहने लायक है, वही जो प्रजाति है वही विकास करेगी। जो उस कंडीशन में नहीं रह पाएगा वो नहीं कर पाएगा। स्ट्रगल एलिमिनेट्स द अनफिट इंडिविजुअल। तो जो संघर्ष अयोग्य व्यक्तियों को हटा देगा। द फिट ऑर्गेनिज्म पॉजेस सम वेरिएशन व्हिच आर फेवरेबल एंड दे कैन लीव द प्रोगनी टू कंटिन्यू द फेवरेबल वेरिएशन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत था, यह महत्वपूर्ण बात थी जो डार्विन ने बताई कि जो संघर्ष अयोग्य व्यक्तियों को हटा देगा, योग्य जीवों में कुछ परिवर्तन होते हैं जो अनुकूल होते हैं, और वे अनुकूल परिवर्तन को जारी रखने के लिए संतान छोड़ सकते हैं। द accumulated variation for long time give rise to origin of new species change in their genetic। तो लंबे समय तक संचित परिवर्तन नई प्रजातियों की उत्पत्ति की उनके अनुवांशिक घटक में परिवर्तन के साथ उत्पन्न करते। लेटर ऑन डार्विन थ्योरी हैज मॉडिफाइड नोन एज नियो डार्विन। तो बाद में जो डार्विन के सिद्धांतों को संशोधित किया गया, जिसे नया डार्विनवाद कहा जाता है। नाउ मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। तो अब सबसे स्वीकृत विकास सिद्धांत आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत है। क्या है वो? द अपीयरेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन सर्टेन इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन बाय। किसी जनसंख्या के कुछ व्यक्तियों में अनुवांशिक विचलन का आगमन। तो किसके द्वारा है? माइग्रेशन के द्वारा, यानी कोई माइग्रेट प्रवास करते हैं। नॉन रैंडम मेटिंग, गैर यादृच्छिक संगम के द्वारा। जेनेटिक ड्रिफ्ट, अनुवांशिक ड्रिफ्ट के द्वारा। क्रोमोसोमल चेंजेस, क्रोमोसोमीय परिवर्तन द्वारा। जीन म्यूटेशन, जीन संशोधन द्वारा। और पुनर्मिलन यानी रिकॉम्बिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन और संकरण। Accumulation of genetic variations is too sufficient which alter the individual of the subgroup to become a new। तो अनुवांशिक विचलनों का संचय यथोष्ट होता है जो उप समूह के व्यक्तियों को बदलकर एक नई प्रजाति बनने के लिए पर्याप्त होता है। Spreading of genetic variation in subgroup of population by natural selection through differential reproduction in successive generation। तो प्राकृतिक चयन द्वारा कार्मिक पीढ़ियों में विभिन्न प्रजनन के माध्यम से एक जनसंख्या के उपसमूह में अनुवांशिक विचलन का प्रसार होता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब देखते हैं हमारी जो लाइफ है उसके अंदर कितने जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवर डेली लाइफ। तो सबसे पहले जो आता है वो होता है लैक्टोबैलिशियम, जो दही में पाया जाता है, लैक्टोबैलिशियस। तो लैक्टोबैलिशियस बैक्टीरिया जो होता है, इसको जो कॉमनली बोला जाता है इसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और इसको जो है सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहा जाता है। कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड, यही दही जो बैक्टीरिया होता है दूध को दही में परिवर्तित करने के जो है उपयोग होता है।
इट ऑल्सो इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। यह B12 विटामिन की वृद्धि करके इसके पोषण मूल्य को भी बढ़ाता है। एनारोबिक बैक्टीरिया यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ डो ऑफ इडली एंड डोसा। जो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है वह इडली और डोसा के आटे के किण्वन में उपयोग होता है। सैक्रोमाइसिस सिरवाइसिस, जो सैक्रोमाइसिस सिरवाइसिस होता है जिसको बोलता है बेकर सीट, तो ये किस में काम आता है? यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड। तो देखा होगा आपने, जो ब्रेड होते हैं, ब्रेड को थोड़े से ब्रेड के आटे को उनके मोल्ड्स में डाल दिया जाता है, सांचों में, और वह फूल के मोटे हो जाते हैं। तो उसके पीछे इन्हीं बैक्टीरिया का जो है योगदान होता है। प्रोपिनिन प्रोपियोनिन बैक्टीरियम शर्मानी। तो प्रोपोनी बैक्टीरियम शर्मानी जो है बैक्टीरिया जो है यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ स्विस चीज। तो यह स्विस चीज की प्रसंस्करण में उपयोग होता है। तो इस बैक्टीरिया से स्विस चीज बनाया जाता है। आगे बढ़ते, फंगी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रोक्यूरो फ्रूट चीज गिव देम पर्टिकुलर फ्लेवर। तो फंगस एक रोकफोर्ट चीज की प्रक्रिया में उपयोग होते हैं जिसे उन्हें एक विशेष स्वाद मिलता है। अगला, ईस्ट। ईस्ट इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस। तो जो ईस्ट होता है ना, खमीर, खमीर का इस्तेमाल किस में करने को मिलता है? बेवरेजेस में। बेवरेजेस का मतलब होता है जो पेय पदार्थ होते हैं, पीने के जो पदार्थ होते हैं, जैसे, पर उन्हें पीना नहीं चाहिए, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। तो वाइन हो गया, बियर हो गया, विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, रम जैसे पेय पदार्थों का उत्पादन भी किया जाता है। Brewer's yeast is used for fermenting malted cereals and fruit juice to produce ethanol। तो जो ब्रेयर का जो खमीर होता है, ब्रेयर का खमीर जो होता है वो इथेनॉल बनाने के खमीर इसके लिए उपयोग किया जाता है। मोल्टेड अनाज और फलों के रस को किण्वन करने के लिए इथेनॉल उत्पादित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे, Bacteria and fungi produce antibiotic, a chemical compound which kill or retard the growth of disease causing। तो जो बैक्टीरिया और फंगी एंटीबायोटिक उत्पादन करते हैं जो एक रासायनिक यौगिक होता है जो रोग कारक माइक्रोब्स को मारता है। कौन सा वो बैक्टीरिया हो गया? एग्जाम्पल हो गया पेनिसिलियम नोटेटम फंगी। पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगी है। यह फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फेल्मिंग। अलेक्जेंडर फेल्मिंग के द्वारा पहला एंटीबायोटिक था, वो था पेनिसिलियम नोटेटम। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिनजुले बैक्टीरिया है, ये क्लोरोमाइसिटिन, ये एंटीबायोटिक के तौर पे काम कर रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिनजुले बैक्टीरिया जो है ये क्लोरोमाइसिटिन एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस ये बैक्टीरिया है, ये टामामाइसिन एंटीबायोटिक के तौर पे, दिस इज एंटीबायोटिक के तौर पे। स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रिडियल ये बैक्टीरिया नेमोस इसका नीमोमाइसिन, तो इसको नीमोमाइसिन के नाम से आता है। मैनी ऑफ द स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन द डिजीज लाइक डायरिया, टाइफाइड और मिसलेस। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस प्राडियल बैक्टीरिया जो है नीमोमाइसिन के नाम से भी जानते हैं इसको, इसका एंटीबायोटिक नाम। बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया की कई प्रजातियां दस्त, टाइफाइड, खसरा आदि जैसे रोगों के टीका तैयार करने में उपयोग की जाती हैं। बैक्टीरिया इन अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव। बैक्टीरिया अन्य सूक्ष्मजीवी रसायनों, एंजाइम और जैव सक्रिय अणुओं के उत्पादन में योग्य होते हैं। अल्कोहल एंड एसीटोन। तो क्लोस्ट्रीडियम एसिटा ब्यूटेलिशियम जो है, क्लोस्ट्रीडियम एसिटाबुलिटिमिकल जो होता है बैक्टीरिया यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल एंड एसीटोन फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन। तो इसका जो शुगर का जो घोल होता है उससे ब्यूटाइल अल्कोहल और एसीटोन को तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है। ईस्ट, ईस्ट खमीर को क्या बोलते हैं? सैक्रोमाइसिस, शैक्रोमाइसिस, और ये इथेनॉल बनाने यूज्ड टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, तो ये इथेनॉल बनाने के लिए इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक एसिड। एस्परजिलियस नाइगर जो ये फंगी है, इसको ऑर्गेनिक एसिड के तौर पर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड जो है सिट्रिक अम्ल उत्पादन के लिए
एस्परगिलस नाइगर, जो ये एक फंगी है। एस्परगिलस जो है ये एक फंगी। कवक, कॉलिस्ट्रीडियम ब्यूटिलिशिकम जो है बैक्टीरिया है। कॉलिस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम जो है एक बैक्टीरिया है, यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ब्यूटेरिक एसिड। यह है ब्यूटेरिक अम्ल के उत्पादन में उपयोग होता है। एंजाइम्स, लेप्सिस, तो लेप्सिस आपकी एंजाइम होती है ये बॉडी में। लेप्सिस यूज्ड इन डिटर्जेंट टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ। तो जो लेप्सिस होते हैं, जो एंजाइम होते हैं, ये फेफड़ों में से दाग हटाने के लिए जो है अ, कपड़ों में से, सॉरी, कपड़ों में से दाग हटाने के लिए डिटर्जेंट में उपयोग किए जाते हैं। पिसेंटिनेसिस एंड प्रोटियासिस यूज्ड इन क्लैरिफाइंग द फ्रूट जूस। तो जो पैकेटिनेसिस और प्रोटियासिस, जो प्रोटियास फलों के रस को स्पष्ट करने में उपयोग होते हैं। स्ट्रेप्टोकिनेस, तो स्ट्रेप्टोकिनेस और प्रोड्यूस्ड बाय Streptococcus bacteria and modified by genetic engineering. It is used as clot buster for removing clot from blood vessels. तो स्ट्रेप्टोकिनेस और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित है और यह आनुवांशिक अभियांत्रिक द्वारा संशोधित यह रक्त वाहिकाओं से धक्का हटाने के लिए उपयोग में किया जाता है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन सा है? साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस्ड बाय फंगी ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम यूज्ड एज इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो जैव सक्रिय अणु साइप्रोक्लोप्रिन ए जो है कवक टाइक्रोडमा जो है पॉलिस्पोरम द्वारा उत्पादित अंग प्रतिरोपण रेगियों में इम्यूनो स्प्रेसिव के एजेंट के रूप में होता है। Statins produced by East Monocots purpuris used as lowering blood cholesterol. तो स्टेनिसिस खमीर मोनोस्कस परप्यूरस द्वारा उत्पादित रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने में इसका उपयोग होता है। विनेगर, अब विनेगर जो है सिरका, यूज्ड बाय द बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसिटी। तो यह एसिटोबैक्टर एसिटी के उपयोग में द्वारा उत्पादित किया जाता है विनेगर। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कौन से सूक्ष्म जीवी का इस्तेमाल किया जाता है? मिथानोबैक्टीरियम, ये एन एरोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड बायोगैस विच इज मिक्सचर ऑफ। अब ये देखो मिथानोबैक्टीरियम क्या करता है, ये बायोगैस उत्पन्न करता है जिसमें मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और जो ये सल्फर का हाइड्राइड हो गया, सल्फाइड्स हो गया, ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है बायोगैस। बायोगैस इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और बायोगैस को ईंधन के रूप में या ऊर्जा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। Micrograbs as a biological control, trichoderma fungus used as biocontrol agent for the treatment of plant disease. Nucleopolyhedrovius are also baculoviruses are used as insecticidal application. तो सूक्ष्म जीवी जैव नियंत्रक ट्राइकोडर्मा फंगस पौधों के रोगों के उपचार के जैविक नियंत्रण एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरसेस का बैक्लोवायरसेस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उपयोग कीटनाशक अनुप्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोब्स एज अ बायोफर्टिलाइजर, तो सूक्ष्म जीवी उर्वरक के रूप में कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं? राइबोजियम। तो राइबोजियम्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको जमीन में जो है स्थापित करता है, परिवर्तित में कर देता है। तो राइबोजियम हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद लिगुमिनियस प्लांट, तो जो आपका राइबोजियम का फलीय पौधों के साथ सहजीवी संगठन होता है। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म इन सॉइल, तो यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में जैविक रूप से परिवर्तित करता है। माइक्रोहिजा एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड ग्रीन प्लांट लाइक गोलोमस, तो जो माइक्रोहिजा कवक और हरे पौधों का संगठन, उदाहरण गोलमस। फंगल symbiote absorb phosphorus from the soil provide to the plant, जो कवकीय सहजीवी ने मृदा से फास्फोरस को अवशोषित किया और इसे पौधे को प्रदान किया। अदर बेनिफिट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंस टू रूट ब्रोन पैथोजन, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, तो पौधे के अन्य लाभ है जड़ संबंधी रोगों के प्रति प्रतिरोध, लवणता यानी सॉलिनिटी यानी नमक जब पानी में पड़ जाता
होता है उसके प्रति और सूखे के सहनशीलता होते हैं। फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया, मुक्त जीवित मृदा बैक्टीरिया कौन से हैं? एजोस्पिरिलम एंड एजोबैक्टर फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो जो मुक्त जीवंत मृदा बैक्टीरिया है एजोस्पिरिलम और एजोबैक्टर, जो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में फिक्स करते हैं। देखो, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है ना, उसको हम सीधे तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जमीन में जो है कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो है प्लांट के पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया, आपको साइनोबैक्टीरिया जैसे एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलोटेरियन, द फील्ड ऑफ पैडी, दीज आर यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर। तो धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया जैसे कि आनाबेना, नस्टोक, ओसिलेटोरिया, धान के खेतों में इनका जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, जो हरे नीले शैवाल होते हैं, ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल फर्टिलिटी। तो मृदा में जैविक पदार्थ छोड़ते हैं और इससे जो है उपजाऊ बढ़ती है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या-क्या जो है कवर किया। हमने जो है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी पढ़ लिया और उसके साथ-साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर डेली लाइफ को भी हमने कवर कर लिया। तो आज के लेक्चर में ये सारी बातों को हमने अच्छे से पढ़ा, सीखा, समझा। तो आने वाले लेक्चर्स में हम कुछ और अन्य बातों पे चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। जो भी चीज़ें आपको बताई उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, क्योंकि वो आगे पूछे जा सकते हैं, काम आ सकते हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का क्लास में उपस्थित होने के लिए। अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद आप सभी। थैंक यू सो मच।